वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है एयर एंड एटमॉस्फेयर। एयर एंड एटमॉस्फेयर एक बहुत डिमांडेड चैप्टर था मेरे चैनल पे, सो हियर आई एम अपलोडिंग दिस चैप्टर एज अ न्यू ईयर गिफ्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल। ठीक है, सो जस्ट कंसिडर इट अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम माय साइड एंड आई हैव वन मोर गिफ्ट which I'll be giving to you all if you wish. ठीक है, about that gift I'll be telling at the very end of the video, so watch the video till the end. ठीक है, अब कमिंग बैक टू द चैप्टर, ये चैप्टर लंबा है, आप लोगों ने अब तक बुक तो एक बार खोली होगी। यू मस्ट हैव एन आइडिया कि ये चैप्टर बड़ा है, बट इसको पार्ट्स में बनाने की बजाय आई थॉट कि इसको वन शॉट में ही पढ़ के ख़त्म कर देते हैं, सो दैट पार्ट्स के चक्कर में आपको वेट ना करना पड़े। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू न्यू ईयर गिफ्ट है, सो आई थॉट लेट मी गिव इट एट एक साथ सारा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो चैप्टर है इसमें एक इंट्रोडक्शन आपकी बुक में दिया गया है, फर्स्ट हम उसको पढ़ेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद द चैप्टर एज यूजुअल। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ को ऐसे सराउंड करता है जैसे एक लेयर हो। एटमॉस्फेयर जो है अर्थ को एक लेयर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस के मिक्सचर की लेयर की तरह पे वो सराउंड करता है। ठीक है, सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं एटमॉस्फेयर एक लेयर है ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, या यूं कह लो, देखो एटमॉस्फेयर बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, और ये सराउंड करता है अर्थ को जैसे एक लेयर हो प्रोटेक्टिव। समझो दिस इज योर अर्थ, तो इसके चारों ओर इट्स लाइक दिस कि वो उसको सराउंड करता है। ठीक है, अब जो ये एटमॉस्फेयर है इट मे एक्सटेंड बियॉन्ड ओवर 320 किलोमीटर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, बट फिर भी आई विल सजेस्ट कि कोई भी पॉइंट आप मिस आउट ना करें, सो दैट्स द बेस्ट सजेशन दैट आई विल बी गिविंग यू। मे एक्सटेंड बियॉन्ड, अर्थ के सरफेस में 320 किलोमीटर के बियॉन्ड भी ये एक्सटेंड कर सकता है, एज कैसे इनविजिबल कलरलेस फॉर्म ऑफ मैटर की तरह। ठीक है, मैन जो है, जो इंसान है, वो एयर और वाटर, जीवित रहने के लिए हमें दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होती हैं, विच आर एयर एंड वाटर। और इसी कारण से एयर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है फॉर दी सर्वाइवल। कॉम्पोजिशन ऑफ एयर जो है वो वैरी करता है प्लेस टू प्लेस। अर्थ पे जैसे हम डिफरेंट प्लेस पे आते हैं तो वहाँ पे जो एयर का कॉम्पोजिशन है, यानी एयर किस चीज़ों से बनी है, कौन सी गैसेस हैं उसके अंदर, वो वैरी करता है। वन थिंग आई वांट टू मेक वेरी क्लियर एट द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, एटमॉस्फेयर को भी आपकी बुक में मिक्सचर ऑफ गैसेस कहा गया है और एयर को भी मिक्सचर ऑफ गैस कहा गया है। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ही एयर होती है एंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस। ऑन द आउटर तरीके से अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो एटमॉस्फेयर को भी हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। जस्ट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, और कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, एयर किन गैसेस से बनी है वो वेरी करता है लोअर एल्टीट्यूड्स और हायर एल्टीट्यूड्स। मतलब जैसे अभी हम लोग नॉर्मल यहाँ पे जो प्लेन एरियाज में रह रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश वाले जो एरियाज हो गए, ये सारा प्लेन एरियाज में आते हैं, फिर ये सारे लोअर ऑल्टीट्यूड्स में। ठीक है, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे वी बेसिकली यहाँ पे मतलब है माउंटेन्स का। ठीक है, जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन पीक्स होती हैं, ये सारी जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे आती हैं। अब एयर का देखो, एयर टोटल एक आपके बुक में एक पाई चार्ट दिया गया है। ठीक है, इस पाई चार्ट को मैं थोड़ा सा रफली बस बना रही हूँ। ये जो पाई चार्ट है इसके अकॉर्डिंग ऐसे कहना चाहिए, लेट मी आई विल डू इट ऑन अ न्यू पेज। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब ये जो इसमें चार पार्ट्स मैंने दिखाए हैं ये किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। आई एम राइटिंग इट N2, N2 का मतलब नाइट्रोजन होता है। ठीक है, इससे मैं ये कह सकती हूँ कि टोटल हिस्से कितने थे। एक बार लेट मी जस्ट कलर इट, मैं एक बार ज़रा कलर कर दूँ इसको भी, ऑक्सीजन वाले को, तो मैं आपको एक साथ फ्रैक्शन दिखा रही हूँ। अब नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आप सबने फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है। इस टोटल जो सर्कल था मैंने इसके 5 हिस्से करे, राइट। हमारे डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अभी ऑक्सीजन के लिए। सबसे इसमें सिर्फ एक हिस्सा जो है वो हमने ऑक्सीजन को दिया,
इसलिए हम ये कहते हैं कि 1/5 जो है, 1/5 ऑफ द टोटल जो है एयर का, वो किससे कवर्ड है? ऑक्सीजन से कवर्ड है। बाकी हम नीचे 5 लिखेंगे और 4 हिस्से जो हैं वो कवर्ड है नाइट्रोजन से, इसलिए हम 4/5 लिखेंगे। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा वो फॉर्मेट ऐसे आपको मार्क्स दिए जाते हैं मोस्ट स्कूल्स में, बट यहाँ पे मैं टू बी बैक टू द टॉपिक, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, इस तरह से मार्किंग की जाती है और आपकी बुक में दिया गया है। 1/5 ऑफ द एयर, एयर का जो 1/5 हिस्सा है वो ऑक्सीजन है और 4/5 हिस्सा जो है वो नाइट्रोजन है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब मैं स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें प्रेजेंट होता है एयर में, जो एसेंशियल होता है प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। इतना तो आपको पता होगा। प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है क्योंकि वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, और वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस, अब क्योंकि भाई प्लांट उसी से खाना बना रहे हैं तो उसी से उनको एनर्जी मिलती है, और इस वजह से और ये जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उसके लिए ज़रूरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स। ठीक है, नोबल गैसेस को रेयर गैसेस भी कहा जाता है। नोबल गैसेस, अब मैं आपको थोड़ा सा, आप लोगों को लगेगा आज मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ क्योंकि जो पेपर आता है इस चैप्टर का वो थोड़ा सा हायर लेवल पे आता है, बहुत ज़्यादा नहीं, अब बिट, और जितना वो रिक्वायर्ड है हायर लेवल वो मैं आपको इसी वीडियो में कवर करवा रही हूँ। ठीक है, रेयर गैसेस, इनर्ट गैसेस या फिर अनरिएक्टिव गैसेस आर द सेम एज नोबल गैसेस। कौन कौन सी नोबल गैसेस होती हैं दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। तो थोड़ा सा पहले से आपको नॉलेज होगा तो इट विल बी बेटर। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नोबल गैसेस की। 6 नोबल गैसेस होती हैं और ये आप ट्राई कीजिए, आप याद रखिए। एंड एज फार एज आई रिमेंबर, मैं ये आपको पढ़ा चुकी हूँ इन द चैप्टर एलिमेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, आर्गन का सिंबल होता है AR। ठीक है, सेकंड होती है हीलियम। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि आप कैसे इजीली याद कर पा रहे हो। ठीक है, हीलियम। थर्ड वन इज क्रिप्टॉन। फोर्थ इज रेडॉन। इसका थोड़ा सा अलग सा होता है RN। ठीक, फिर पांचवा वी हैव xenon एंड द सिक्स्थ वन इज नियॉन। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें अबाउट द डिस्कवरी, अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था तो आपके लिए नया था, आई वाज एक्सप्लेनिंग धीमे से आराम से, बट थोड़ा सा मैं आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन स्पीड में थोड़ा सा, बट डोंट वरी, सारे टॉपिक्स में कवर करने वाली हूँ। ये टेबल आपकी बुक में दी गई, इट्स जस्ट अ रेप्लिकेट ऑफ दैट। अच्छे से सुनना, मैं ईजिली आपको सब समझा दूंगी, टेबल से घबराना मत। टेबल अपनी जो बुक में है, बस हर एक साइंटिस्ट की फोटो देख लेना। 3 साइंटिस्ट की बात है, जॉन मेयो, जोसेफ प्रीस्टली एंड एंटवाइन लेवॉइजर। इन तीनों की जो पिक्चर है वो आपको पता होनी चाहिए, मतलब पहचानने को। अगर वो दे रहे एग्जाम में, हो चुका है 1-2 बार प्रीवियस ईयर्स में, तो अगर आपको दे रहे तो आप घबराइएगा मत, पहचान लीजिएगा। पिक्चर जो आया है वो आपकी बुक से ही आती है। 1674 साल में जॉन मायो ने ये प्रूव्ड किया कि एयर जो है वो मिक्सचर है और वो कंटेन करती है एक एक्टिव कंपोनेंट और एक इनएक्टिव कंपोनेंट। ये एक नई बात है, हो सकता है आपको पहले से ना पता रही हो। ठीक है, अभी कौन सा क्या है वो भी मैं बताती हूँ। फिर जोसेफ प्रीस्टली ने 100 साल बाद यानी 1774 में उन्होंने एक्टिव कंपोनेंट में जो गैस होती है वो डिस्कवर की, जो पाई गई ऑक्सीजन। ठीक है, उन्होंने नाम दिया उन्होंने नामकरण किया था, तो नामकरण कहते हैं ना, नामकरण किया गया इस बच्चे का। ये वैसे ही 1789 में एंटवाइन लेवॉइजर ने नामकरण किया एक्टिव और इनएक्टिव कंपोनेंट का। पता किसने किया था एक्टिव और इनएक्टिव कंपोनेंट का? जॉन मेयो ने। क्या किया, इन्होंने प्रूव किया कि एयर मिक्सचर होती है। एयर मिक्सचर क्यों होती है, ये एक रीजनिंग का सवाल है और मैं आपको एट द एंड पढ़ा रही हूँ ये। ठीक है, ये एक एक्टिव और एक इनएक्टिव कंपोनेंट कंटेन करती है। ठीक है, फिर जोसेफ प्रीस्टली ने ये पाया कि एक्टिव कंपोनेंट में जो गैस है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, पर उन्होंने नामकरण नहीं किया था।
नामकरण किया था एक्टिव कंपोनेंट का ऑक्सीजन गैस एंटोइन लेवॉइजर ने। फिर इनएक्टिव कंपोनेंट का नाइट्रोजन गैस इन्होंने नामकरण किया था। आपकी बुक में काफ़ी जगह पे, अगर जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ आपके पास भी वही होगी, तो काफ़ी जगहों पे सिर्फ O2 लिखा होगा, N2 लिखा होगा। डोंट गेट कन्फ्यूज, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस केमिस्ट्री के वीडियोज़ में। फिर से आई एम टेलिंग O2 इज़ फॉर ऑक्सीजन एंड N2 इज़ फॉर नाइट्रोजन। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर, मैंने आपको पहले ही बताया अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो लेयर ऑफ गैसेज है, ठीक है, जिसको एयर कहते हैं। इज अ एटमॉस्फेयर के अंदर एयर होती है। एटमॉस्फेयर जो है वो प्लैनेट अर्थ को सराउंड करता है और अर्थ के ऊपर वो टिका रहता है, रिटेन रहता है, मतलब हिलता नहीं है, स्टैटिक है अपनी पोजीशन पे। स्टैटिक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टैटिक है अबव द अर्थ, अर्थ के ऊपर टिका हुआ रहता है, स्टैटिक रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। बाय कैसे, कोई तो कारण होगा ना, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिसके बारे में हमने सबने सुन रखा है। रही बात ग्रेविटी से, आई रिमेंबर, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको फिजिक्स पढ़नी हो तो डू लेट मी नो, उसमें भी आई एम थिंकिंग ऑफ टीचिंग यू फिजिक्स। अगर फिजिक्स पढ़नी हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनकाइंड के सर्वाइवल के, इंसान के जो हमारा ह्यूमनिज्म है, ह्यूमंस हैं, उनका सर्वाइवल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर। क्यों? ये अब्जॉर्व करता है यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशंस एक हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, इनका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, और इनको यूवी रेज भी कहा जाता है। रेडिएशंस, रेज सब चीज़ें सेम है। एटमॉस्फेयर यूवी रेडिएशंस जो है ये अर्थ से आती हैं, उनको अब्जॉर्ब करता है और अर्थ के सरफेस को वार्म करता है हीट को रिटेन करके, ठीक है। ये सारा जो डिटेल कॉन्सेप्ट है आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में इन क्लास 7 एंड होपफुली आई विल बी टीचिंग इट टू यू, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है वो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स जो होते हैं दिन और रात के बीच में, उसको भी रिड्यूस करता है। मतलब टेम्परेचर एक्सट्रीम्स ये मतलब है, जैसे सुबह होती है तो इट इज़ सो हॉट, सो सनी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट इंडिया। और वहीं पे जब रात होती है तो इट्स वेरी कोल्ड। एटमॉस्फेयर जो है वो थिनर होता जाता है जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, ऐसे इसको याद रखो, ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर भी पतला हो जाएगा। और एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं दिखती, मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ के बाद एक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच में बाउंड्री है, नो, कोई बाउंड्री नहीं दिखती है। एल्टीट्यूड इन दी एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर बढ़ता है तो एयर प्रेशर और डेंसिटी डिक्रीज होती है। ये बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट है जो आप आगे चल के अपनी लाइफ में कभी पढ़ रहे होगे, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा कि जब ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर की और पतला होता जाएगा, वो एक अलग चीज़ है। पर एक चीज़ और होती है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, वैसे वैसे मैं यहाँ पे AP लिख रही हूँ, यानी एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। साथ में प्रेशर डिक्रीज होने के कारण जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए, नॉट जस्ट अभी, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बड़ा हेल्प करेगा ये। स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो स्टडी है उसको एटमॉस्फेरिक साइंस और एरोलॉजी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये आपके बुक में भी दिया गया, सो आई हैव टोल्ड दिस सेम एग्जैक्ट सेम थिंग। ट्रोपोस्फियर जो है उसका डिस्टेंस होता है अर्थ से 0 to 10 किलोमीटर्स के बीच का। स्ट्रेटोस्फियर 10 to 50 किलोमीटर्स। मेसोस्फियर का होता है 50 to 80 किलोमीटर्स। थर्मोस्फियर 80 to 320 किलोमीटर्स। दिस इज द डिस्टेंस अर्थ के बीच से जो होता है, ठीक है। अब हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के जो बेसिक फंक्शंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो ट्रोपोस्फियर होता है वो ऑक्सीजन, देखो एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है और ऑक्सीजन होती है उसको कंटेन करता है। मतलब ट्रोपोस्फियर, देखो एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रोपोस्फियर आती है, एक लेयर है। ट्रोपोस्फियर के अंदर मोस्ट ऑफ द एयर और ऑक्सीजन होती है। अब ये चीज़ मत भूलना, ऑक्सीजन जो है वो एयर के अंदर ही होती है, ठीक है। अब ये जो ये एयर होती है, ये वो एयर होती है जो कि रेस्पिरेशन यानी इंसान सांस ले सकता है और उसके लिए वो एकदम फिट है।
और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए, उनके जीवित रहने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वेदर कंडीशंस जो है वो ट्रोपोस्फियर में ही बनती हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रेटोस्फियर, द सेकेंड लेयर, ये कंटेन करती है ओजोन लेयर। ये एक इक्वली इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि ये अर्थ की हार्मफुल जो यूवी रेज होती हैं, आती जो हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट से बचाती हैं, क्योंकि ये अर्थ पे जब पहुंचने ही नहीं देती, उसको प्रिवेंट कर देती हैं अर्थ पे रीच करने से। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ओजोन लेयर को कंटेन करती है, इक्वली इंपॉर्टेंट लेयर है। ये अर्थ के जो यूवी रेज होती है सन की, उसके हार्मफुल इफेक्ट से अर्थ को बचाता है, क्योंकि ये इन रेज को अर्थ तक पहुंचने ही नहीं देता। ये रेज आ रही होती है और ये इनको वहीं पर ब्लॉक कर देता है। ठीक है, रीजन बीइंग ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर के अंदर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो असल कमाल स्ट्रेटोस्फेयर का नहीं, ओजोन लेयर का होता है इस केस में। ठीक है, मेसोस्फेयर जो है वो एक बहुत ही ठंडी कोल्ड लेयर है, और मोस्ट इतनी ठंडी होती है क्योंकि मतलब काफ़ी सारे जो मिटियोर्स होते हैं, मिटियोर्स को आप ऐसे समझिए छोटे एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, वो इस लेयर में बर्न अप हो जाते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर ही नहीं कर पाते हैं, इतनी ठंडी होती है। मतलब बर्न हो जाते हैं गर्मी की वजह से नहीं, ठंडी की वजह से। आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट्स दिए गए, वी आर गोना लुक एट द एक्सपेरिमेंट नाउ। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, पहली प्रॉपर्टी है एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। बात कितनी सच्ची है, लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। प्रूव करते हैं बात सही है। ठीक है, मैं पहले बता दे रही हूँ। प्रोसीजर देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जैक्ट वाइज फोटो तो नहीं, बट हाँ सिमिलर फोटो आपकी बुक में भी दी है। ठीक है, जस्ट लिसन टू मी नाउ। प्रोसीजर ये कहता है कि एक इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर को वाटर के ऊपर प्रेस करना है। यहाँ पे एक बोल टाइप का लिया हुआ है। ठीक है, ये देखो, इसमें जो ये ग्लास टम्बलर है इसको पुश करना है, पुश भी कह सकते हैं, यहाँ पे प्रेस लिखा है आपकी बुक में, पुश भी एक करेक्ट वर्ड है। ठीक है, और टिल्ट कर दो टम्बलर को। ये देखो, यहाँ पे ये सीधा था, पर अभी हमने यहाँ पे टम्बलर को टिल्ट किया हुआ है। टिल्ट कर दो टम्बलर को टू वन साइड। अब हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि जब टम्बलर को टिल्ट करा जाएगा तो एयर के बबल्स बाहर निकलते हुए हमें दिख रहे होंगे। ठीक है, वाटर जो है वो धीमे धीमे टम्बलर के अंदर एंटर कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? एयर टम्बलर में जो एक फंसी हुई ट्रैप्ड एयर है उसकी जगह लेने के लिए वाटर जो है वो टम्बलर के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, इससे कंक्लूजन ये बात प्रूव होती है कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। कैसे प्रूव हो रहा है? क्योंकि जो टम्बलर में स्पेस थी वो एयर ने ऑक्यूपाई कर रखी थी। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर हैज मास। अब ये देखिए कैसे प्रूव करते हैं। इन्फ्लेटेड बलून को स्केल के वन साइड पे रखा गया है, फिर ऑब्जर्व ये किया गया कि जो स्केल है ये उस साइड पर टिल्ट हो जाएगी, उस साइड पर मूव करेगी जिस तरफ पे इन्फ्लेटेड बलून रखा गया था। इस बात से, छोटे से एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि एयर के अंदर मास होता है। एयर प्रेशर को एक्सर्ट करती है। लेट्स सी दिस। इसका जो यहाँ पे पिक्चर है, आई डिड नॉट पुट इट अप, बट आपको जब नोट्स मिलेंगे उस वक्त आपको मिल जाएगा। एक अप्रोप्रिएट मुझे फोटो नहीं मिल पाई तो आई विल बी पुटिंग द पिक्चर जो आपकी बुक में दी गई है। पिक्चर आपको नोट्स में मिलेगी। ठीक है, नोट्स कहाँ से कैसे एक्सेस होने, अगेन वॉच द वीडियो टिल द एंड, आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। एक ओपन कैन को आपको लेना है, उसको पानी से भर दीजिए और फॉर्मेशन ऑफ स्टीम होने पर उसको हीट कर दो। सबसे पहले एक कैन लिया। ठीक है, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग में नहीं हूँ, आई एम टेलिंग बिफोर। और कैन की बजाय यू कैन ऑल्सो टेक अ बॉटल। ठीक है, मैं बॉटल शायद अच्छी बना पाऊँ थोड़ा। ठीक है, बॉटल लिया आपने, उसको पानी से भर दिया और स्टीम के फॉर्म होते ही टाइटली कैप को लगा दो और कैन को साइड में रख दो। ठीक है, जब स्टीम कंडेंस कर जाएगी, कंडेंसेशन कौन सी प्रोसेस होती है ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैंने आपको पढ़ाया है मैटर चैप्टर में, इंटरकन्वर्शन में। ये मैं आपको बीच बीच में बोलती रहती हूँ अपनी हर वीडियो में, मुझे ये चीज़ कमेंट्स में बताइए। रीज़न बीइंग क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में टर्म 1
एंड टर्म 2 दोनों सिलेबस आएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपका जो एनुअल्स होगा उसमें टर्म 1 आएगा या टर्म 2 आएगा, ठीक है। आई मीन सॉरी, टर्म 1 सिर्फ टर्म 2 आएगा या फिर टर्म 1 एंड टर्म 2 पूरा फुल कोर्स आएगा। जितने स्कूल्स में मेरी थोड़ा बातचीत है, आई एज फार एज आई नो, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में पूरा पूरा आ रहा है सिलेबस, ठीक है। जस्ट फॉर योर रिविजन आई एम टेलिंग, ठीक है। जो प्रेशर है कैन के इनसाइड का वो रिड्यूस हो जाएगा जैसे स्टीम कंडेंस होगी। एयर जो है वो बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती है कैन पे, जिसके से वो क्रम्पल कर जाता है स्लोली। क्रम्पल से बेसिकली मतलब ये है कि वो जो बॉटल है या आपने अगर कैन लिया है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो टूट जाएगी आराम से, ठीक है। और इससे ये प्रूव होता है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज एयर इज हाईली कंप्रेसिबल। इसके लिए सिंपली एक सिरिंज लेनी थी, अ लीक प्रूफ सिरिंज, जिसको सिर्फ एयर से फिल कर लिया है। एयर से फिल्ड है इसका मतलब ये एम्प्टी है। मैं आपको एक कंसेप्ट और बताऊंगी जो आपको अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, 8th में यू विल गेट टू नो अबाउट इट, विच सेज, देखो दो शब्द होते हैं, एम्प्टी और दूसरा शब्द होता है इवैक्यूएट। हम सबको लगता है दोनों का मतलब खाली, बट नो, फिजिक्स में ऐसा केस नहीं होता। फिजिक्स तो थोड़ी सी अलग चीज़ होती है। फिजिक्स कह लो, केमिस्ट्री कह लो, मतलब पूरा साइंसेज में सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, ठीक है। देखो एम्प्टी का मतलब है जो भी चीज़ एम्प्टी है उसके अंदर कुछ नहीं है सिवाय एयर की, मतलब इसमें एयर प्रेजेंट है। एम्प्टी का मतलब एयर है उसके अंदर, कोई सामान नहीं है। इवैक्यूएट का क्या मतलब होता है, चीज कोई भी नहीं है बट एयर भी नहीं है, मतलब इसमें एयर को भी हटा दिया जाता है विद अ स्पेशल डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। और इस केस में क्या था, चीज नहीं थी बट एयर थी। इसमें एयर भी नहीं होगी जब आप इवैक्यूएट करोगे। हम बात कर रहे हैं अभी फिल्ड विद एयर ओनली, यानी हम एम्प्टी सिरिंज की बात कर रहे हैं। प्रेस करना है पिस्टन का सिरिंज, और जो इस ऐसा करते ही जो पिस्टन है वो इनवर्ड आगे की तरफ मूव कर जाएगी, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर जाएगी। और इनसाइड द सिरिंज जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्सिमम होता है और वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। ये इस बात से प्रूव हो जाता है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, तो नाइट्रोजन जो है वो जैसा मैंने आपको बताया इट इज 4/5, ठीक है। 78 to 79% होते हैं नाइट्रोजन, 21% इज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज 0.02 to 0.04%। वाटर वेपर जो है इट इज़ वेरी करता है, सी लेवल पे है तो 1%, और अगर नॉर्मल एयर की बात करो तो 0.4%। वेरी करता रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और हायर एंड लोअर एल्टीट्यूड्स पे। रेयर गैसेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, आर्गन, हीलियम, नियॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। 6 रेयर गैसेस होती हैं। इनका टोटल जो है वो लेस देन 1% होता है कॉन्स्टिट्यूशन या कॉम्पोजिशन ऑफ एयर में, और इसमें अकेला 0.9% आर्गन का होता है, और यानी जो बची कुची है उनका कुछ 0.0 समथिंग होता है, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ की बात करी जाए तो इम्प्योरिटीज़ वेरी करती हैं। ये कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि मतलब आप नॉर्मल किसी क्लीन जगह पे चले जाओ, साफ़ सुथरी जगह पे, तो वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ कम मिलेंगी। और वहीं पे अगर आप इंडस्ट्रियल एरियाज, मतलब जहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, खूब सारा पोल्यूशन होगा, वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, डस्ट पार्टिकल, ये सारी क्या हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं। एयर जो है वो एक मिक्सचर है जिसका कॉम्पोजिशन जो है टाइम और प्लेस के डिफरेंट वक्त पे अलग अलग होता है, मतलब अलग जगह पे अलग कॉम्पोजिशन होगा, अलग टाइम पे अलग कॉम्पोजिशन होगा। इससे सिर्फ इतना सा कहने का मेन पॉइंट ये है कि जब मैं बात करती हूँ हाई ऑल्टीट्यूड्स की, ठीक है, जो हाई ऑल्टीट्यूड्स होते हैं इसमें अमाउंट हाई ऑल्टीट्यूड्स में जो ऑक्सीजन है वो कम होती है,
ठीक है। अब ये कॉम्पोजिशन ऑफ एयर है, ठीक है। अब इफ आई टॉक अबाउट लोअर प्लेन्स, यानी नॉर्मल जहाँ पे अभी हम लोग रह रहे होते हैं, हम में से मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्लेन एरियाज में, कुछ डिजर्ट्स में होते हैं, ठीक है। लोअर प्लेन्स जो होते हैं उसमें जो है ऑक्सीजन जो है कंपैरेटिवली मोर होती है। इफ आई टॉक अबाउट डीप सीज, जो डीप गहरे समुंदर होते हैं वहां पे, सीज हो गए ओशन, ओशन में तो खैर सॉरी कोई डुबकियां नहीं लगा रहा होता है, आई बेसिकली मीन टू से सीज, ठीक है। जो सीज होती हैं, समुद्र होता है, वहाँ पे इतना जब गहराई पे होते हैं ना, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इतना कम होता है कि जो बेसिकली जो इंसान डुबकियां लगा रहा होता है, जिसको कहते हैं डीप सी डाइवर, वो क्या, देखो यहाँ पे प्लीज थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक मत करके आना पेपर में। ड्राइवर इज डिफरेंट, ड्राइवर इज द वन जो कोई व्हीकल चला रहा हो, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट डाइवर, जो डाइव कर रहा है, नहीं जो डुबकियां लगाया है, ठीक है। इतना कम होता है कि जो ये डाइवर इंसान होता है, इसको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, सो दैट ही इज एबल टू सर्वाइव। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल एरियाज, वहाँ पर ऑक्सीजन का इतना वेरिएशन नहीं मिलेगा। सॉरी आई टू राइट इंडस्ट्रियल, में इम्प्योरिटीज लिख दी। इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इम्प्योरिटीज आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। अब एक एक्सपेरिमेंट है टू शो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन एयर। एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये बात प्रूव करनी है, ठीक है। एक ट्रो को लिया गया है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, एक ट्रो को लिया गया है, उसको पानी से भर दिया गया है, एंड ओवर इट एक बेल जार जिसको मार्क किया गया विद 5 इक्वल पार्ट्स। देखो 0 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट से मार्क किया गया है, और एक क्रूसिबल जिसके अंदर वाइट फॉस्फोरस है उसको प्लेस किया गया है, ठीक है। कॉर्क के ऊपर प्लेस किया गया, और फिर जो कॉर्क है उसको पानी पर फ्लोट करवाया गया है। फिर एक हीटेड आयरन रॉड को लिया गया है, और जो फॉस्फोरस है ना, ये देखो यहाँ पे जो ये बर्निंग फॉस्फोरस है, जो फॉस्फोरस है इसको जलाया गया है, इग्नाइट किया गया है। इग्नाइट मतलब उसको आग के पास लाया गया है। पहले आपने क्या किया, आयरन रॉड को हीट किया, फिर फॉस्फोरस को ले गया, मतलब सिंपली समझो इग्नाइट इज बेसिकली हीट किया गया है, हीटेड रॉड्स के चिंगारी टाइप दिया गया है, ऐसे समझो। अब क्या हुआ, वो तो देखो वो इनिशियल लेवल ऑफ वाटर था, देखो पानी राइज हो गया यहाँ पे। डेंस वाइट फ्यूम्स, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेरिमेंट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको बाद में किसी ना किसी क्लास में जरूर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड की वाइट फ्यूम जो हैं वो ऑब्जर्व की जाती हैं, डेंस होती हैं ये हर एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड आर फॉर्म्ड कब, जब फॉस्फोरस बर्न करता है ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन कौन सा है, एक्टिव कंपोनेंट है एयर का ये, ठीक है। एक रिएक्शन तो वैसे आपको अभी नहीं मुझे बोलना चाहिए, बट आपकी बुक में दिया गया, सो आई एम राइटिंग इट। ये चीज़ जो है ये आपको अभी इतने हाई लेवल पे नहीं सिखाया जा रहा है, बट व्हेन यू ग्रो अप, जब आप क्लास 8th में आओगे तो आपको बहुत रिएक्शंस पढ़ने को मिलेंगी। फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन, ये लिखते कैसे हैं, देखो इसका सिंपल मैं आपको आर्ट अभी बताती हूँ। हमने क्या यहाँ पे रिएक्ट करवाया है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन को, तो आपको होगी ऑक्सीजन को हमने कैसे रिएक्ट करवाया। देखो जब भी कोई चीज़ बर्न करती है एयर में, ये चीज़ जब बर्न हुई तो उसमें एयर तो थी ना, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि इवैक्यूएट कर दी गई थी, चीज़ खाली थी, एम्प्टी भी नहीं थी, क्योंकि फॉस्फोरस डाल दिया था बाद में हमने कॉर्क पे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एयर का प्रेजेंस था। अब एयर था तो एयर के अंदर लाजमी ऑब्वियसली कंपल्सरीली ऑक्सीजन भी रही होगी, कम मात्रा में, छोटी ज़्यादा मात्रा में, पर ऑक्सीजन रही होगी। इसलिए जब भी कोई रिएक्शन लिख रहे होते हैं और वो उस चीज़ में बर्न हुआ होता है
एयर में, तो वी राइट इट कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अब इससे आपको रिजल्ट क्या मिला ये आप यहाँ पे लिख दोगे। तो पहले आपने वो चीज़ लिखी जिसको आपने रिएक्ट करवाया है, फिर जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो लिख दोगे। फॉस्फोरस, एक मिनट, आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को भी राइट इट एज CO2, वैसे ही जो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है इसको भी राइट इट एज P2O5। वाटर बेल जार में जो लेवल ऑफ वाटर है वो राइज कर जाएगा 1/5, ठीक है, 1/5 हो जाएगा, 1/5, 1/5 कहते हैं इसको। अब देखिए कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि जो ऑक्सीजन है जो कि एक्टिव कंपोनेंट ऑफ एयर है 1/5 होता है, जिसका टोटल एयर में कॉम्पोजिशन, वो बर्निंग में यूज हो जाती है। इस बात से ये प्रूव होता है कि ये सपोर्ट करती है कंबशन को। वहीं पर जो इनएक्टिव कंपोनेंट है बचा हुआ, देखो बचा हुआ मतलब ये यूज हो गया, क्या यूज हुआ है, ऑक्सीजन इज ऑल यूज्ड अप। जो नाइट्रोजन है वो रिमेन करते हैं, नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2, ठीक है। इट इज 4/5 ऑफ एयर, ठीक है। और ये यूज नहीं होता बर्निंग में, से ये पता चलता है कि ये कंबशन इज नथिंग बट बर्निंग। थोड़े बहुत डिफरेंसेस, वेरी स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, बट आप बेसिकली जब तक छोटे हो टिल क्लास 6-7 यही पढ़ोगे, कंबशन और बर्निंग सिमिलर चीज़ें हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। दो कंक्लूजन इससे निकले। पहला कंक्लूजन, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट कंबशन, सही है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम एक एक्सपेरिमेंट और देखेंगे टू शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इस बात को प्रूव करना है, इस बात को दिखाया जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो आपको लाइम वाटर लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, इसमें 2 आउटलेट्स होने चाहिए, ठीक है। अब जो ये पिक्चर है इसमें 2 आउटलेट नहीं है, एक्चुअल में जो आपकी बुक में है उसमें 2 आउटलेट्स हैं, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये मैंने ऐसे लगाया सो दैट यू हैव एन आइडिया कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। विथ 2 आउटलेट्स A एंड B, एयर इज स्लोली पास्ड, आउटलेट B से एयर को स्लोली पास किया जाता है। एयर जो है वो एंड A से मूव करती है और लाइम वाटर से पास हो जाती है, पास थ्रू कर जाती है। ऑब्जर्वेशन ये निकलता है कि जो लाइम वाटर है टेस्ट ट्यूब में वो मिल्की हो जाता है। अब कंक्लूजन ये है कि एयर जिसको सक किया गया था एंड ए से वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करती है, जिस वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। अब आप लोग सोचोगे लाइम वाटर मिल्की हुआ, सही है, समझ में आ गया, पर इससे ये कैसे प्रूव हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रेजेंट थी। एक थोड़ा सा ये हाई लेवल तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ आप लोगों के कोर्स में अभी डिटेल में नहीं है, सिर्फ इतना समझो कि अगर आपने कहीं पे भी ऐसा देखा किसी भी रिएक्शन में कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है, ये इस बात का प्रूफ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट है उसके अंदर, ठीक है। रिएक्शन में कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई है, इसीलिए लाइम वाटर मिल्की टर्न होगा, ओके। लाइम वाटर जो है टर्निंग मिल्क इज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसलिए हम ये कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर। टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, ये बात अब हम प्रूफ करने वाले हैं। आपको लेना क्या है, यू हैव टू टेक अ ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर लो जिसको क्लीन हो, ड्राई हो बाहर से, उसको लेना है। फिर उसके अंदर क्यूब ऑफ आइस डालने हैं ग्लास टम्बलर के अंदर। फिर टम्बलर को ऐसे स्टैंड करने दो, मतलब ऐसे ही छोड़ दो, लीव इट फॉर सम टाइम, खड़ा रहने दो ऐसे। ऑब्जर्वेशन आप ये देखोगे कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो टम्बलर के आउटर ड्राई सरफेस पर दिखने लगती हैं, ठीक है। ये सारा जो एरिया है इस पे आपको दिखने लगेगा वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत छोटे छोटे
इस टाइप से ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और आपने देखा भी होगा फ्रिज से जब एक ठंडी बॉटल निकालो इन द सीजन ऑफ समर्स, बेसिकली हम तभी पी रहे होते हैं ठंडा पानी, ठीक है। तो व्हेन यू टेक इट आउट और बाहर कुछ देर रखते हो तो वो ड्रॉपलेट्स अपीयर होने लग जाती हैं। और ड्रॉपलेट्स इसलिए अपीयर होती हैं क्योंकि जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में वो कंडेंस कर जाता है टम्बलर के कूलर सरफेस पे, और इस वजह से वाटर वेपर होती है एयर के अंदर, यानी एयर कंटेन्स वाटर वेपर। अब यहाँ पे वेपर की स्पेलिंग VAPOR लिखी गई है। ये सही शायद आपके स्कूल में ना मानी जाए, बट इट इज़ करेक्ट क्योंकि ये ब्रिटिश या अमेरिकन किसी एक इंग्लिश में सपोर्टेड है। बट द करेक्ट थिंग इज आप वेपर लिखो, ठीक है। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर प्लांट ग्रोथ। अब सारा थ्योरी है, जो समझने वाला पार्ट था वो अपना निकल गया है। अब ये समझो, नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। एयर में जो फ्री नाइट्रोजन अवेलेबल होती है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है सबसे पहले, और फिर जो ये कंपाउंड्स हैं ये प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है अल्टीमेटली प्लांट प्रोटीन से। तो एक मोटा मोटा समझो तो यूँ होता है कि नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं प्लांट्स अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। यूज़ कैसे करते हैं, पहले जो नॉर्मल ऐसी फ्री नाइट्रोजन अवेलेबल होती है एयर में उसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, ठीक। फिर इन कंपाउंड्स को प्लांट अब्जॉर्ब करता है और ये इनको कन्वर्ट कर देता है प्लांट प्रोटीन्स में। अब इनकी रिएक्शंस हमें पढ़नी है। देखो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एयर से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखो इसका रिएक्शन कैसे लिखते हैं। हमने किसको रिएक्ट करवाया, हमने रिएक्ट करवाया नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हमें एट द एंड क्या मिला, हमें मिला है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब क्या है, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिला है इसको फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है एंड देन यू विल गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखो इसको कैसे लिखना है, अगेन सेम सारा कॉन्सेप्ट है। आप सबसे पहले लिखोगे नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। और किसको हमें रिएक्ट करवाना है, इसको रिएक्ट करवाना है हमें ऑक्सीजन के साथ, फिर प्लस ऑक्सीजन। अब हम रिएक्शन का साइन बना देंगे, इसको रिएक्ट करवा के हमें क्या मिला, हमें मिला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मूविंग फॉरवर्ड, अब जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये फर्दर रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन और वाटर वेपर में के साथ, एयर में जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर है, और हमें देगी नाइट्रिक एसिड। अब इसको कैसे लिखना है, आई थिंक आई रन आउट ऑफ स्पेस बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं लिख दूँ। और आप लोगों को अगर रिएक्शन यहाँ पे क्लियरली, वैसे तो आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको दिख जाए, स्टिल इफ यू हैव प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम हियर आप देख सकते हो आपकी बुक में सेम रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर रिएक्ट करेंगे और हमें देंगे नाइट्रिक एसिड, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब जो ये नाइट्रिक एसिड फॉर्म हुआ होता है ये रेन के साथ नीचे आता है, जब बारिश होती है तो ये नीचे आता है और ये कंबाइन करता है सॉइल में जो कार्बोनेट्स होती हैं उसके साथ कंबाइन करके ये बनाता है सोल्यूबल नाइट्रेट्स। इसका रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आई विल राइट इट डाउन। मैंने आपसे बात करी अभी कार्बोनेट्स की, देखो डोंट वरी, ये सिंपली समझो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शन लिखते कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट जो है कंबाइन करेगा किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। इन रिटर्न क्या मिलेगा, अभी रुको, पहले रिएक्शन का साइन लगेगा एंड नाउ इन रिटर्न हमें क्या क्या मिलने वाला है ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें कैल्शियम नाइट्रेट, मैंने कहा आपको सॉल्यूबल नाइट्रेट मिलेगा, सॉल्यूबल यहाँ पे कैल्शियम है तो हमें मिलता है यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट। हमें कैल्शियम नाइट्रेट्स मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, साथ में हमें वाटर मिलेगा और कुछ मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल, हमें और साथ में एक चीज़ और मिलती है विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 मैंने यहाँ पे लिख दिया बट ऐसा नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब ये है पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वर्ड्स में मुझे लिखना चाहिए था, यहाँ पे आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, सिर्फ इस वजह से मैंने ऐसे किया है, वरना एज पर द रूल्स ये वाला जो इक्वेशन है इसको देखो, ये हो गया, इन सबको कहते हैं वर्ड इक्वेशन।
अब जो ये वर्ड इक्वेशन होती है इनमें इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना अलाउड नहीं होता है एज पर द रूल, बट हेयर आई वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, सिर्फ इसलिए आई हैव डन इट। अब बाद में क्या होगा, जो ये वाटर सॉल्यूबल कैल्शियम नाइट्रेट्स अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, बाद में व्हाट दे विल डू इज दे विल बी कन्वर्टेड टू प्लांट प्रोटीन्स। अब सिम्बायोटिक बैक्टीरिया से कैसे इम्पोर्टेंस होती है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंस होती है, ऐसे समझो। लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो नोड्यूल्स होती हैं जैसे कि पी प्लांट, उनके अंदर होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोजन, एयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट करते हैं, पहले इसको अब्जॉर्ब करेंगे और फिर सॉइल में सॉल्यूबल नाइट्रेट्स में इसको कन्वर्ट कर देंगे। नाइट्रोजन थी उसको सॉल्यूबल नाइट्रेट में डायरेक्ट कन्वर्ट किया विदाउट ऐसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर नाइट्रिक एसिड, ऐसे नहीं किया, डायरेक्ट नाइट्रोजन ली उसको अब्जॉर्ब किया, उसको सॉल्यूबल नाइट्रेट बना के काम खत्म कर दिया। ठीक है, सॉल्यूबल नाइट्रेट्स जो हैं ये फिर प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं और उनको प्लांट प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं। आप देखो इस तरह से हो या ड्यूरिंग लाइटनिंग डिस्चार्ज, द अल्टीमेट गोल इज प्लांट को फायदा पहुंचाना, प्लांट प्रोटीन बनाकर। कैसे बनाकर? विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। अब इंपॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन फॉर फ्लशिंग फूड पैकेजेस एंड कंट्रोलिंग कंबस्शन। नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट और अनरिएक्टिव होती है और इस वजह से इसको फूड पैकेट्स में फिल कर दिया जाता है ताकि जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल दिया जाए, ड्राइव कर दिया जाए बाहर, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगी तो बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी बैक्टीरियल ग्रोथ कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाए बैक्टीरियल ग्रोथ, कम इतना हो जाता है कि होती ही नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में। फूड पैकेज जो है फिर वो अच्छे से वेल प्रिजर्व्ड रहते हैं, नहीं जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो काम करते हैं। फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन जो है कंबशन के लिए वो लाई करती है उसकी नेचर में, क्योंकि जो नाइट्रोजन है ये कंबशन की नॉन सपोर्टर, इसको हमने पिछले अभी प्रूफ किया था। अब जो ये नाइट्रोजन है ये एक्टिविटी की एयर में जो नाइट्रोजन की सॉरी एयर में जो ऑक्सीजन की एक्टिविटी उसको डाइल्यूट कर देती है नाइट्रोजन, और इस वजह से डाइल्यूट मतलब मिक्सअप कर देती है, इसकी वजह से नाइट्रोजन क्योंकि ज़्यादा होती है 4/5 होती है, इसलिए काम किसका चलता है? नाइट्रोजन का चलता है। और काम मतलब रूल किसका चलता है? नाइट्रोजन का चलता है, और कंबशन यानी जो बर्निंग है वो कंट्रोल हो जाती है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ, अभी तक हम बात करते हैं अबाउट नाइट्रोजन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो रेस्पिरेशन एक ऐसी बात है जो आई एम श्योर रेस्पिरेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, उससे पहले से भी आप जानते हैं सारे। ठीक है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एयर से ऑक्सीजन को यूज करते हैं टू ऑक्सीडाइज। देखो अभी मैं बायो नहीं पढ़ा रही इसलिए आई एम नॉट एक्सप्लेन इट इन डिटेल, मैं इतना बताऊंगी कि रेस्पिरेशन का मेन मकसद ये होता है कि जो ग्लूकोज है फूड में, जो ग्लूकोज है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये ब्रीदिंग तो सब होते हैं ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो पाए। सही है। अब देखो होता क्या है, जो ऑक्सीजन है फ्रॉम द एयर उसको ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूज़ करते हैं एयर से ऑक्सीजन को ताकि फूड को ऑक्सीडाइज किया जाए। फूड को ऑक्सीडाइज करने का यूँ समझो कि फूड को ऑक्सीजन से पहले ये लोग यूँ समझो कि रिएक्ट, सही वर्ड नहीं है बट समझने के तरीके से रिएक्ट करवाएंगे और फिर अल्टीमेटली एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फूड को ऑक्सीडाइज, फूड सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज मेनली, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे ब्लड सेल्स में और फिर हीट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर जो है ये भी प्रोड्यूस होते हैं और एक्सहेल्ड एयर में रिलीज किए जाते हैं। जो इनहेल्ड एयर होती है, ऑक्सीजन में जो इनहेल्ड एयर होती है वो लंग्स के ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व हो जाती है, फिर जो फूड मटेरियल्स है उस तक ये कैरी किए जाते हैं, मतलब सेल्स में जो फूड मटेरियल्स होते हैं वहाँ तक ये कैरी किए जाते हैं। और जो ये फूड मटेरियल्स किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। यानी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, उन सेल ऑर्गेनेलीज तक बेसिकली कहो सेल। ठीक है, जो ऑक्सीजन है इनहेल्ड एयर से वो लंग्स में ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, फिर इस ऑक्सीजन को सेल्स में लिया जाता है, सेल्स तक लेके जाया जाता है, जहाँ पर जो फूड मटेरियल्स यानी जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाता है।
अब जो एक्सहेल्ड एयर होती है उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, वाटर वेपर और हीट एनर्जी जो है वो लंग से डिफ्यूज आउट होते हैं यानी बाहर निकल जाते हैं एज एक्सहेल्ड एयर। ऑक्सीजन इनहेल कर ली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी हमने बात करी लिविंग बींग्स की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली प्लांट्स की और एनिमल्स की। देखो नॉर्मली मैं आपको क्या कहती हूँ, एनिमल्स आर द एनिमल्स की मैं बात करूँ तो एनिमल्स जो होते हैं नीड मोर एनर्जी दैन प्लांट्स। देखो जब मैं बात कर रही हूँ एनिमल्स की, जो ह्यूमंस होते हैं वो भी सोशल एनिमल कहलाते हैं, ठीक है। वी आर ऑल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स ओनली, ठीक है। अब एनिमल्स जो है उनको प्लांट से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि उनको बॉडीली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी रहती हैं और इस वजह से जो रेस्पायर्ड एयर होती है वो एनर्जी रिलीज करती है और जो ये एनर्जी है ये मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए यूज़ कर ली जाती है। मेटाबॉलिक क्या होते हैं, इसमें डेप्थ में मत जाओ, सिंपल समझो। एनर्जी चाहिए होती है मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए और ये एनर्जी कहाँ से आती है, रेस्पायर्ड एयर से आती है। ये जो रेस्पायर्ड एयर है इसको हम बेसिकली कहते हैं इनहेल्ड एयर, ठीक है, जो रेस्पायर की गई होती है, अंदर जाती है बॉडी के। जो प्लांट्स हैं वो टाइनी, जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स पे सरफेस पे छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनका नाम होता है स्टोमेटा, उसके थ्रू ये रेस्पायर करते हैं, ठीक है। जो स्टोमेटा होते हैं ये ऑक्सीजन को इनहेल करने में हेल्प करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में। प्लांट्स जो हैं ये बॉडी एक्टिविटीज़ एनिमल्स की तरह परफॉर्म नहीं करते, इनको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है और जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है प्लांट्स में ये इसलिए स्लो होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ कंबशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंबशन और बर्निंग की अगर मैं बात करूं तो कंबशन जिसको बर्निंग भी कहा जाता है ये इन्वॉल्व करती है ऑक्साइडेशन, जिसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस, किसी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन यानी रिएक्ट करना, बेसिकली फ्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन और एयर के साथ रिएक्ट करना उसको कहते हैं ऑक्साइडेशन। मैंने मानो ग्लूकोज लिया उसको एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अब जब ये होता है साथ ही साथ में रिजल्ट होता है किसका, क्या प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट और लाइट। देखो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये हीट और लाइट क्या होते हैं, ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं। बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस होती है हीट और लाइट के फॉर्म में, उसको हम तब कहते हैं ऑक्साइडेशन। कंबशन और बर्निंग यही होता है, कंबशन और बर्निंग में ऑक्साइडेशन होता है। ऑक्साइडेशन मैंने आपको अभी समझा दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सारी जो आग लगा के जो जलाया गया और जो सारी बर्निंग हुई है इसके रिजल्ट में एयर में रिलीज की जाती है, ठीक है, रिलीज की जाती है एयर में, एयर को दी जाती है। वन थिंग आई जस्ट फॉरगॉट, यहाँ पे एक रिएक्शन आया टू लोगों को सिखाना था मुझे, ये आपकी बुक में भी दिया गया है, ठीक है, एंड इट इज़ द रिएक्शन फॉर रेस्पायरेशन। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जो ग्लूकोज है इट रिएक्ट्स, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और अब हमें क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू गेट, मैं वापस से शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में हमें मिलता है वाटर वेपर, प्लस साथ में एनर्जी भी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ। नाउ वी कम टू कंबशन। कंबशन की भी छोटी सी रिएक्शन है, छोटी सी तो आई शुड नॉट बी सेइंग इट, सेम है। देखो मैंने फ्यूल लिया, फ्यूल से मेरा यहाँ पे मतलब है या सिंपली फ्यूल, ठीक है, मैंने फ्यूल लिया, उसको ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट होती है उसको रिएक्ट करवाना है मैंने, किसके साथ, फ्यूल को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और मुझे मिलेगी वाटर वेपर, फिर मुझे मिलेगी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। हीट और लाइट भी हो सकता है, हीट एंड लाइट भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आप किस चीज़ को कंबशन दे रहे हो या किस चीज़ को जला रहे हो, ठीक है। अब बात कीजिए फॉर अनदर थिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करती हूँ, ये एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम सारे के सारे फेमिलियर हैं।
फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। लीफ ऑफ अ ग्रीन प्लांट में लीफ सेल्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। अब इसका भी रिएक्शन आई विल जस्ट राइट इट डाउन, ये भी मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे वाटर की बजाय H2O भी लिखा जा सकता है, बट क्योंकि अभी हम वर्ड रिएक्शन लिख रहे हैं सो जस्ट आई हैव रिटन दिस। साथ में ये चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ऊपर आएगा सनलाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। साथ में क्लोरोफिल का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम नीचे लिखते हैं क्लोरोफिल। अब हमें रिएक्ट करके क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। मैं यहाँ पे सिर्फ कार्ब्स लिख रही हूँ, जिसका बेसिकली मतलब निकलता है ग्लूकोस। और क्या मिलता है, प्लस ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस की थोड़ा डेप्थ में बात करें तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो डे टाइम में ही सिर्फ अकर करती है, ओनली ड्यूरिंग डे टाइम ये अकर करती है। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर चेंज्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है। और इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो एयर में रिन्यू कर दी जाती है बाय फोटोसिंथेसिस। और साथ ही साथ जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर है ये ना ही डिप्लीट होता है और ना ही रिमूव होता है, क्योंकि ये रिन्यू कर दिया जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। If I talk about importance of कार्बन डाइऑक्साइड फॉर वार्मिंग ऑफ द अर्थ एनवायरनमेंट, तो इसमें सीधी सीधी बात आती है पूरी अबाउट द यूवी रेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो होता क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंफ्रारेड यानी जो आईआर रेज होती है, विजिबल रेज और अल्ट्रावायलेट, 3 टाइप की रेज होती हैं, आईआर, विजिबल और अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज। अब जो ये रेज होती हैं ये सन की रेज में प्रेजेंट होती हैं और ये सन की उन रेज में प्रेजेंट होती हैं जो अर्थ पे गिरती हैं, ठीक है। अब ये रेज जो है वो धीमे धीमे अर्थ के सरफेस को हीट अप कर देती हैं। जो रिफ्लेक्टेड यूवी जो होती हैं अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से पास करती हैं, लेकिन जो इंफ्रारेड रेज होती हैं इनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रिवेंट कर देती हैं अर्थ की सरफेस से रेडिएट आउट होने से। मतलब यूवी रेज रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं, बाउंस बैक कर दी जाती हैं एटमॉस्फेयर में जब ये पास करती हैं थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो आईआर रेज होती हैं एटमॉस्फेयर को रीच करती हैं और फिर इनको रेडिएट आउट होने से रोक देती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी भागने से रोक देती है, हटने से। अब जो ये सारा जो एक किस्सा है इससे क्या होता है, जो आईआर रेज क्योंकि जो रेडिएट आउट होने से रोक दी गई है, प्रिवेंट कर दी गई है, इस वजह से अर्थ की जो एनवायरनमेंट है वो गर्म रहती है और इसी को हम कह देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, केमिकल इंडस्ट्रीज, बर्निंग ऑफ फ्यूल, इन सबसे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पोल्यूटेंट है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, जिससे एक ब्लैंकेटिंग लेयर फॉर्म होती है, सही है। अब जो थिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है इट प्रिवेंट्स, ये प्रिवेंट करती है किसको, हीट रेडिएशंस को प्रिवेंट करती है रेडिएट आउट होने से, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर में एक राइज देखने को मिलता है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उन सोर्सेज को मैनेज करो या कंट्रोल कर लो अगर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में रिलीज करते हैं। अगर उन सोर्सेज को कंट्रोल कर दिया जाए तो पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वन सच एग्जांपल इज CFCs, ठीक है। जब CFC प्रोडक्ट्स को कम कर दोगे या एकदम ही ख़त्म कर दोगे तो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगा, पोल्यूशन डिक्रीज हो जाएगी। इफ आई टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर की क्या इंपॉर्टेंस होती है एयर में, तो जब एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर काफ़ी हद में ज़्यादा होता है यानी एक्सेस में होता है, एक्स्ट्रा होता है, एक्सेस इज एक्स्ट्रा, जब एक्स्ट्रा होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन को ये मिनिमाइज कर देता है, रेन, मिस्ट एक्सेट्रा को ये प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस को भी ये डिटरमिन करता है। रेन जो हो वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर की तरह होती है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ हीलियम जो कि एक रेयर गैस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं। हीलियम को ऑब्जर्वेटरी बलून्स में देखा जाता है, हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर का यूज़ करते हैं डीप सी डाइविंग में
और यानी जो डीप सी डाइवर से जब लेके आते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम भी होता है, तो एक मिक्सचर दिया जाता है, ठीक है। हीलियम का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू अदर सब्सटेंसेज, और इस वजह से ये बहुत लो टेम्परेचर्स प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ की जाती है। हीलियम इनर्ट यानी ये अनरिएक्टिव है और इस वजह से एक इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है। इन केसेस लाइक इलेक्ट्रिक आर्क, जब मेटल्स की इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करनी हो तो उसमें हीलियम एक बहुत हैंडी गैस होती है। रेयर गैसेस की इन जनरल में बात करूँ तो नियॉन जो गैस है इसका यूज़ होता है नियॉन साइन एडवर्टीजमेंट्स में, जहाँ पर एक ब्रिलियंट रेड ग्लो देखा जाता है ऑन द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। जब नियॉन गैस पर एक लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो एक ब्रिलियंट रेड ग्लो देखने को मिलता है। जो नियॉन साइन के कलर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज जाते हैं बाय मिक्सिंग मर्करी वेपर एंड आर्गन। आर्गन को फिलामेंट बल्ब में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये इनर्ट है और इस वजह से जो मेटल फिलामेंट होता है वो आर्गन के एटमॉस्फेयर में जलता नहीं है, बर्न नहीं होता है। नेक्स्ट वी कम टू यहाँ पे जेनॉन पे। जेनॉन फ्लोरेसेंट बल्ब्स में यूज़ किए थे, यानी ये फ्लैश बल्ब, तो ये जो लेज़र एमिटिंग होते हैं ये सारी चीज़ों में। और इससे होता क्या है, लेज़र्स में लेज़र्स हो गए बेसिकली फ्लोरेसेंट बल्ब्स जो होते हैं इनमें इंटेंस वाइट लाइट एमिट की जाती है डिस्चार्ज ट्यूब्स में। रेडॉन रेडियो एक्टिव होती है और इस वजह से ये मेडिसिन में यूज़ होती है, एप्लीकेशन होता है इसका, ठीक है। फॉर टॉक अबाउट द पोल्यूटिंग गैस के इफेक्ट्स, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है। डस्ट पार्टिकल रेन को प्रेसिपिटेट करती है और स्मोक पार्टिकल्स और डस्ट जो है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कॉज करते हैं और कर सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट देखो एयर एक मिक्सचर होता है, इसकी मैंने कहा था रीजनिंग मैं आपको बताऊंगी क्यों होता है ये। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं क्यों होता है, जस्ट अ मिनट। यस, 4 रीजंस है। एयर का कॉम्पोजिशन वेरिएबल होता है, डेफिनेट प्रॉपर्टीज नहीं होती है। कंपोनेंट्स ऑफ एयर जो है फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे मेथड से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ मेथड ऑफ फिजिकल मेथड, तो उससे सेपरेट नहीं हो सकता है। केमिकल फॉर्मूला इज नॉट पॉसिबल। अब केमिकल फॉर्मूला का सीधा सा मतलब ये है, जैसे वाटर है तो उसको हम कह देते हैं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कह देते हैं CO2, सल्फर डाइऑक्साइड को हम कह देते हैं SO2। ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है एयर के लिए। एयर इज जस्ट एयर, उसको आप ऐसा कोई नाम मॉलिक्यूलर केमिकल सब नहीं दे सकते, ठीक है। अब पहले का रीजनिंग सुनो। हाई ऑल्टीट्यूड पे जो ऑक्सीजन कंटेंट है एयर में वो कम होता है और लोअर एल्टीट्यूड में ज़्यादा होता है। इस वजह से एयर का जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिएबल होता है। इससे एक पॉइंट प्रूव हो जाता है कि एयर मिक्सचर है। एयर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये पाया गया है कि आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट छोटा सा दिखाया गया, वो नाइट्रोजन में कैंडल को बर्न किया, फिर ऑक्सीजन में किया एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सीधा ये समझो एयर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ का एवरेज होती है। इस वजह से एयर की खुद की डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, प्रूविंग अनदर पॉइंट कि वो एक मिक्सचर है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर, लिक्विड एयर की जो कॉम्पोनेंट्स हैं जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, ये सारे जो हैं ये सेपरेट नहीं हो सकते, सॉरी कांट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फ्रैक्शन, एक मिनट, कैन बी, सॉरी आई एम रियली सॉरी, कैन बी सेपरेट, फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं क्योंकि मिक्सचर जो होते हैं वो उनके लिए फिजिकल मेथड से सेपरेट होना चाहिए, केमिकली नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे फिजिकल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, प्रूविंग द थर्ड पॉइंट फॉर एयर टू बी अ मिक्सचर। चौथा पॉइंट ये प्रूव करता है कि केमिकल फॉर्मूला फॉर एयर इज नॉट पॉसिबल। चौथा पॉइंट भी प्रूव हो गया। बैलेंस, एयर के कंपोनेंट्स की बैलेंस की, इफ आई टॉक अबाउट कैसे बैलेंस मेंटेन होता है, देखो सीधे सीधे मेरी बात समझ रहे ना, हर कंपोनेंट के लिए एक टेबल बनी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे मैंने CO सिर्फ लिखा हुआ है, डोंट गेट इट रॉन्ग। रेस्पिरेशन बाय लिविंग बींग्स एंड प्लांट्स, देखो सबसे पहले बता देते हैं एयर कैसे देती है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर को कैसे मिलती है, कैसे दी जाती है। रेस्पिरेशन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट्स भी, लिविंग बींग्स भी, यानी ह्यूमंस, एनिमल्स, एवरीथिंग।
बर्निंग जब फ्यूल्स जैसे कि यानी कंबस्शन जब होता है, वुड कोल से चीज़ों को जब जलाया जाता है, फ्यूल को जलाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एनिमल और वेजिटेबल मैटर जब डीके करता है, यानी बेसिकली अगर मैं हिंदी में कहूँ तो सड़ता है, रॉट करता है, डीके करता है, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अब लिया कैसे जाता है, एयर जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते कैसे हैं, रिमूव मतलब एटमॉस्फेयर से कैसे हटाई जाती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत होती है, तो जो प्लांट्स हैं वो ले लेते हैं एयर से कार्बन डाइऑक्साइड। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओशन लेक्स और फ्रॉम वाटर में बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब डिसोल्यूशन का मतलब है बेसिकली मिक्स कर दिया जाता है, एक सोल्यूशन बना दिया जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कह सकते हैं एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, ये उल्टा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उल्टा उल्टा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर को कैसे मिलती है, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रीन प्लांट्स तो वो ऑक्सीजन दे देते हैं एटमॉस्फेयर को, उसके बाद एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते कैसे हैं, रेस्पायरेशन से, ठीक है। लिविंग बींग्स और प्लांट जो हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेते हैं फॉर रेस्पिरेशन। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के लिए यानी कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है। अगेन मूविंग फॉरवर्ड, बात करूँ नाइट्रोजन की, तो सिंपल सा देखो एक नया थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मिलेगा। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं सॉयल में, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जो ये नाइट्रोजन होती है ये एयर में रिलीज कर दी जाती है, ठीक है। इससे जो है एयर को ऑक्सीजन एयर को नाइट्रोजन मिलती है। अब नाइट्रोजन ले कैसे जाएगी वो देखो, वो अलग ही इंटरेस्टिंग वही चीज़ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने आपको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का जो कंसेप्ट पढ़ाया था, आई डेंट टेल यू वजह क्योंकि यहाँ पे था, इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं एयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्यूबल नाइट्रेट्स में, और जो ये सॉल्यूबल नाइट्रेट्स होते हैं ये प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर कन्वर्ट कर दिए जाते हैं इनटू प्लांट प्रोटीन्स। वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज करा जाता है बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज। ट्रांसपीरेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है इसमें वाटर वेपर जो है वो लूज करता है प्लांट फ्रॉम इट्स एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स जैसे कि समझो स्टोमेटा हो गया, ठीक है, जो कि एयर को एक्सपोज होता है, उससे रिलीज कर दी जाती है एटमॉस्फेयर को, वाटर वेपर मिल जाता है। अब एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर लेते कैसे, प्लांट जो है वो रेन वाटर जो कि सॉइल में एक्यूमुलेट कर दी जाती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो वाटर को कंज्यूम करते हैं, जब वाटर रिसोर्स ड्रिंकिंग रिसोर्सेज से जब ड्रिंक करते हैं तब जो वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर से रिमूव होती है। एयर देखो यार देखो एसेंशियल होती है फॉर लाइफ, फॉर द डेली अप्लायंसेज इन जनरल। इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट प्लेसेस डीप सी डाइवर्स एस्ट्रोनॉट्स माउंटेनियर्स माइनर्स जो हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करते हैं, क्योंकि डीप सीज प्लैनेट्स और हाई एल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन की कमी होती है। हॉस्पिटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, जहाँ पे बीमार इंसान को एक ऑक्सीजन टेंट पे रखा जाता है। बर्निंग डिवाइसेस में जो वेरियस डिवाइसेस है कुकिंग के लिए, जैसे कि केरोसिन स्टोव जो है, सारी जो चीज़ें होती हैं ये एयर प्रेशर पे काम करती हैं, जिसमें जो केरोसिन जो है थ्रू अ जेट होल पुश करता है फॉर बर्निंग। इवेपोरेशन जो है मॉइस्चर की इवेपोरेशन के लिए जो एयर है वो प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है। जो वेट क्लॉथ्स और स्वेट से मॉइस्चर है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एयर। मशीन्स की बात करें, जो व्हीकल्स टायर्स पे रन करते हैं वो इन्फ्लेट किए जाते हैं एयर से, यानी फुलाए जाते हैं, उनके अंदर हवा डाली जाती है। ब्रेक मैकेनिज्म्स होते हैं ट्रेन्स के, और जो अदर मशीन्स होती हैं वो कंप्रेस्ड एयर पे काम करती हैं। पंप्स एंड सिफोन्स जो हैं वो एयर प्रेशर पे काम करते हैं। चेंजेस इन वेदर की बात करें तो वेदर चेंजेस जो हैं वो एयर से कोरिलेट करते हैं। हीट वेव, कोल्ड वेव, डस्ट स्टॉर्म जो हैं वो एयर मूवमेंट से कोरिलेट करती हैं। पॉलिनेशन के दौरान जो ब्लोइंग ऑफ द विंड है वो पॉलिनेशन इन प्लांट्स में हेल्प करती है। ब्लोइंग ऑफ द विंड जो है वो डिस्पर्जल ऑफ सीड्स में भी हेल्प करती है। सेम चीज़ें यहाँ पे इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हेल्प करती है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए डिस्पर्जल होना चाहिए सीड्स का, और उसमें ब्लोइंग विंड हेल्प करती है। देखो विंड इज मूविंग एयर, जब एयर मूव कर रही होती है तो हम उसको सिंपली एयर कहने की बजाय एक नया नाम देते हैं विच इज विंड, ठीक है।
I know this video is longer than my other videos, but you know, I had to complete this chapter इसी में, so that the gift you find it as complete. अच्छा, I was talking to you कि अगर आपको एक गिफ्ट और चाहिए, I will give you if you want. ठीक है, वो गिफ्ट आप समझ लो for your annuals basically. देखो, I have a few things to ask, तो मैं verbally तो नहीं पूछ सकती, I can only talk to you in the comments. तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पहले तो आप मुझे ये चाहिए, अभी कमेंट्स में चाहिए, पॉज करिए वीडियो को एंड लेट मी नो कि आपका जो सिलेबस है वो उसके अकॉर्डिंग, मतलब अपनी टीचर से अगर कंफर्म नहीं कर रखा तो कंफर्म कर लो एंड देन टेल मी टर्म 1 ही आएगा सिर्फ या फिर बोथ टर्म 1 टर्म 2 दोनों. ठीक है, मुझे एक तो ये चीज़ श्योर कर दो एनुअल्स में क्या कोर्स रहेगा. सेकेंड ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू आस्क यू कि देखो, आई वॉज प्लानिंग समथिंग न्यू, तो क्या एक रिविजन सीरीज आप लोगों को चाहिए? क्लास 6 के जितने भी बच्चे हैं, क्या उन्हें एक रिविजन सीरीज चाहिए फॉर देयर एनुअल एग्जाम्स? ये रिविजन सीरीज देखो ऐसी होगी कि वीक में मैक्सिमम 1 या 2 ही वीडियो अपलोड हो रही होगी. डोंट वरी, रिविजन की मैं बात कर रही हूँ, आई प्रॉमिस आई टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, देखो रिविजन सीरीज ऐसी होगी कि इसमें मैक्सिमम एक चैप्टर को, हर चैप्टर को 45 मिनट्स मैक्सिमम में कवर कर दिया जाए with the best notes possible in a short period of time. ठीक है, आई एम होपिंग आप सबके एग्जाम्स फरवरी में हैं, तो अगर आप ऐसे भी पढ़ते हो तो इट्स मोर देन इनफ. 45 मिनट्स पर चैप्टर. अब ये पर चैप्टर का ये मतलब नहीं कि जहाँ मेरी वीडियोस 1 घंटे की 1.5 घंटे की मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ. देखो, कंटेंट पे आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, सारा फुल टॉपिक सारे कवर्ड होंगे, और साथ में इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको करवा रही होंगी. 45 मिनट्स ऐसे होंगे, वो आपने वो वीडियो देख ली तो उसमें सब कुछ कवर्ड है. यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. आप कहीं से और कुछ ना भी करो, एक बुक की रीडिंग कर लो ना, यू आर गुड टू गो. ठीक है, तो ऐसी एक रिविजन सीरीज आई कैन ब्रिंग आउट फॉर यू, बट आई नीड अ प्रॉमिस कि वो चीज़ आप पढ़ोगे, यू विल स्टडी फ्रॉम देयर एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे, बिकॉज दैट मीन्स अ लॉट. ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट इट देन डू लेट मी नो. आपको कमेंट करना है. आप मुझे 2 चीज़, सबसे पहले तो देखो, कमेंट आपने करना है कि टर्म 1 या दोनों टर्म्स का सिलेबस आएगा. ठीक है, सेकेंड चीज़ आपने मुझे ये कमेंट करना है, अगर आपको रिविजन सीरीज चाहिए तो जस्ट राइट डाउन आई वॉन्ट द रिविजन सीरीज, बस. ठीक है, इतना सा, एंड आई विल गेट टू नो कि आपको ये चीज़ चाहिए. और मैं विद इन, आई गेस अगर आप मुझे 2-4 दिन में बता देते हो, तो अगर मुझे मैक्सिमम कमेंट्स आते हैं येस कि मैं कम्युनिटी पोल भी डाल दूंगी, वहाँ पे जाके पोल भी कर देना. ठीक है, अगर आपको वो चाहिए होगा, अगर मैक्सिमम मुझे येस आता है तो आई विल मेक द रिविजन सीरीज. सही है, फ्रॉम दिस वीक ओनली आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी. That's all for this video. I hope आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो. Again, as usual, I'll ask you the same thing. Physics, chemistry, biology, history, geography का कुछ भी आपको मुझे पढ़ना हो, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए हुए हैं बायो के डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के. डोंट वरी, काम चल रहा है, वेरी सुन आपको मिल जाएगा. एयर एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज आई वॉज पाइल्ड अप इन अ डिफरेंट थिंग्स, और फिर ये रिविजन सीरीज थोड़ी सी प्लान कर रही थी मैं, तो वो अभी पूरी प्लानिंग नहीं करी है. मैंने सोचा जस्ट लेट मी आस्क फ्रॉम यू, अगर आपको इसकी ज़रूरत है देन डू लेट मी नो, मैं ये करवा दूंगी. और रिविजन सीरीज़ किस किस सब्जेक्ट की हो पाएंगी? देखो, मैथ्स की तो सॉरी नहीं हो पाएगी, बट बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन 5 सब्जेक्ट की रिविजन सीरीज आई कैन गिव यू बाय फरवरी. ठीक है, मतलब फरवरी कहने का मतलब ये है कि आपका सारा सिलेबस फिर से रिवाइज करवा दिया जाएगा. जान के इसी वीक से आई स्टार्ट विद 2 सीरीज, अगर आप मुझे कमेंट मेजॉरिटी आता है और मेजॉरिटी पोल येस आता है. सही है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर. आई होप आपको ये एयर एटमॉस्फेयर का छोटा सा गिफ्ट अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल. बाय बाय एंड टेक केयर. आई विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो.